कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां सिर्फ अच्छी और कुछ महान क्यों बन जाती हैं? आखिर वो क्या राज है? चलिए, आज हम जिम कॉलिंस की जबरदस्त किताब गुड टू ग्रेट के पीछे की रिसर्च को समझते हैं और इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की जड़ पर आते हैं। और ये समझिए, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये तो हम सबकी, इंसानों की कहानी है। इस किताब की शुरुआत ही एक ऐसे आइडिया से होती है जो दिमाग हिला दे कि अच्छा होना महान बनने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। जब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा हो, तो कोई क्यों मेहनत करेगा उसे असाधारण बनाने के लिए? और ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में हर जगह देखते हैं, है ना? एक ठीक-ठाक सी नौकरी, एक ठीक-ठाक सा स्कूल या कॉलेज, हम अक्सर इस अच्छे में ही अटक कर रह जाते हैं। और जो महान बनने का सफ़र है, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें या फिलॉसफी नहीं है। आंकड़े खुद ये कहानी बताते हैं। जिन कंपनियों ने ये छलांग लगाई ना, मतलब अच्छे से महान बनी, उन्होंने 15 साल के अंदर मार्केट के मुकाबले लगभग 7 गुना ज्यादा रिटर्न दिया। 7 गुना! ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो जाहिर है, सवाल उठता है कि अगर फ़र्क इतना बड़ा है, तो आखिर कोई अच्छा, महान बनता कैसे है? बस इसी एक सवाल के जवाब को खोजने के लिए एक बहुत बड़ी 5 साल तक चलने वाली रिसर्च शुरू हुई। यही वो बड़ी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए जिम कॉलिंस और उनकी टीम ने कमर कस ली। असल में उन्हें किसी ने चैलेंज किया था कि आपकी पिछली रिसर्च तो उन कंपनियों के लिए बेकार है जो पहले से ही महान नहीं हैं, तो फिर एक अच्छी कंपनी महान कैसे बने? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए टीम ने एक बहुत ही गहरी छानबीन शुरू की। उन्होंने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखा। मतलब, ये तो पता था कि एक अच्छी कंपनी अंदर जाती है और एक महान कंपनी बाहर निकलती है, पर उस ब्लैक बॉक्स के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जो सब कुछ बदल देता है? और ये कोई हवाई स्टडी नहीं थी। उन्होंने एक बहुत ही सख्त डिसिप्लिन प्रोसेस को फॉलो किया, ताकि जो भी नतीजे निकले वो किसी के ओपिनियन पर नहीं, बल्कि ठोस पक्के सबूतों पर आधारित हों। इस रिसर्च का सबसे कमाल का हिस्सा था इसका तरीका। उन्होंने सिर्फ सफल कंपनियों को नहीं देखा, उन्होंने उनकी तुलना उन कंपनियों से की जो उसी इंडस्ट्री में थीं, उन्हीं मौकों के साथ, पर महान नहीं बन पाईं। जैसे वॉलग्रीन्स की तुलना एकर्ड से की गई। दोनों एक ही रेस में दौड़ रहे थे, पर एक ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो सवाल था, ऐसा क्या अलग किया इसने? अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। रिसर्च में ये तो पता चला कि क्या काम करता है, पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये था कि क्या काम नहीं करता। वो सारी बातें जो हम सफलता के बारे में सुनते आए हैं, डेटा ने उन्हें एक एक करके गलत साबित कर दिया। जैसे, क्या एक बड़े करिश्माई बाहर से आए हीरो जैसे सीईओ की जरूरत होती है? डेटा कहता है बिल्कुल नहीं। उल्टा, ये तो शायद नुकसान ही पहुंचाए। जिन 11 कंपनियों ने ये छलांग लगाई, उनमें से 10 के लीडर कंपनी के अंदर से ही आगे बढ़े थे। अच्छा, और उन लंबी लंबी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीटिंग्स का क्या? क्या वो जरूरी है? रिसर्च में पाया गया कि गुड टू ग्रेट कंपनियों ने अपने मुकाबले की कंपनियों से ज्यादा समय स्ट्रैटेजी बनाने में नहीं लगाया था। कोई फर्क नहीं, है ना कमाल की बात? और टेक्नोलॉजी, आजकल तो सब टेक्नोलॉजी की ही बात करते हैं। देखिए, रिसर्च के मुताबिक टेक्नोलॉजी एक एक्सेलरेटर की तरह है, इंजन की तरह नहीं। मतलब, अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो वो आपकी रफ्तार बढ़ा देगी, लेकिन अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो वो आपको तबाही तक और तेजी से पहुंचाएगी। दिशा पहले आती है, टेक्नोलॉजी बाद में। तो कुल मिलाकर बिजनेस की किताबों में लिखी बहुत सी बातें, जैसे सीईओ की मोटी तनख्वाह, बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदना, चेंज मैनेजमेंट के बड़े बड़े प्रोग्राम, इन सब का महान बनने से कोई लेना देना नहीं निकला। ये सब वो चीजें थीं जिनके होने की उम्मीद थी, पर वो हुई ही नहीं। तो अगर ये सब चीजें काम नहीं करती, तो फिर आखिर वो राज है क्या? रिसर्च से जो जवाब मिला वो एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क है। ये पूरा फ्रेमवर्क 3 हिस्सों में बटा है। पहला, अनुशासित लोग। दूसरा, अनुशासित सोच। और तीसरा, अनुशासित एक्शन। सिंपल है ना? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है अनुशासित लोगों से, जिसके केंद्र में है एक खास तरह का लीडर, जिसे लेवल 5 लीडर कहा गया। ये वो चमक धमक वाले, ईगो से भरे सीईओ नहीं होते, बल्कि ये वो लोग हैं जो अंदर से बेहद विनम्र हैं, लेकिन अपने काम को लेकर उनकी इच्छा शक्ति फौलादी है।
उनके लिए कंपनी पहले आती है, खुद की इमेज बाद में। और इन लीडर्स का मंत्र क्या था? पहले कौन फिर क्या। मतलब बस को कहाँ ले जाना है ये सोचने से पहले उन्होंने ये पक्का किया कि बस में सही लोग बैठे हों और गलत लोग उतर जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सही टीम साथ है तो रास्ता कहीं का भी हो, मंजिल मिल ही जाएगी। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होता। इसे एक बहुत बड़े भारी चक्के यानी फ्लाईव्हील को धक्का देने जैसा समझिए। शुरू में एक एक धक्का देना बहुत मुश्किल होता है, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, पर आप लगे रहते हैं और धीरे धीरे वो चक्का घूमने लगता है। फिर एक पॉइंट आता है जब वो अपनी ही मोमेंटम से इतनी तेजी से घूमता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। और यही फ्लाईव्हील का आइडिया हमें सबसे बड़े और सबसे पावरफुल सच तक लाता है। महानता किस्मत या हालातों पर निर्भर नहीं करती। महानता दरअसल एक चुनाव है, एक फैसला है जो रोज लिया जाता है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, हमारी दुनिया में, हमारे काम में या हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां अच्छा होना महान बनने के रास्ते में आ रहा है? कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां बस अच्छी होकर रह जाती हैं और कुछ महान बन जाती हैं? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी के नतीजों को समझने वाले हैं। ये स्टडी हमें लीडरशिप के एक ऐसे गुण के बारे में बताती है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो रिसर्च की शुरुआत हुई एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सा गुण है जो एक लीडर को इतना काबिल बनाता है कि वो हमेशा के लिए एक महान कंपनी बना सके? क्या ये करिश्मा है या कुछ और? अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है, यही ना, कि कोई सुपरस्टार सीईओ आएगा जो एकदम करिश्माई होगा और रातों रात कंपनी की किस्मत ही बदल देगा। मीडिया में भी तो हमें ऐसे ही लीडर्स की कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब रिसर्चर्स ने असल में डेटा को देखना शुरू किया तो नतीजा बड़ा ही चौंकाने वाला था। सच हमारी सोच से एकदम बिल्कुल अलग था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के एक ऐसे हीरो से जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक ऐसा लीडर जो महानता की हमारी पारंपरिक परिभाषा में फिट ही नहीं बैठता। ये थे डार्विन स्मिथ, किम्बर्ली क्लार्क के सीईओ। कोई टिपिकल कॉर्पोरेट बॉस नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें तो प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के साथ वक्त बिताना पसंद था और अपनी छुट्टियां भी वो अपने खेत पर काम करते हुए बिताते थे। लेकिन इस सीधे साधे दिखने वाले इंसान ने जो कर दिखाया वो असाधारण था। उनके लीडरशिप में कंपनी ने लगातार 20 सालों तक मार्केट को बुरी तरह पछाड़ा। रिटर्न्स ऐसे थे जो बाजार के औसत से कई गुना ज्यादा थे। देखिए, उनके शांत स्वभाव के पीछे एक फौलादी इरादा छिपा था। सीईओ बनने के बस कुछ ही महीनों बाद उन्हें कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास सिर्फ 1 साल है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ बीमारी को हराया बल्कि कंपनी के इतिहास का सबसे साहसी फैसला भी लिया। एक ऐसा फैसला जिसे वॉल स्ट्रीट के सारे एक्सपर्ट्स बेवकूफ़ी बता रहे थे। और स्मिथ की इसी कहानी ने रिसर्चर्स को एक नए कॉन्सेप्ट तक पहुंचाया, जिसे उन्होंने नाम दिया लेवल 5 लीडरशिप। ये लीडरशिप का वो सबसे ऊंचा स्तर है जहां गहरी विनम्रता और जबरदस्त पेशेवर इच्छा शक्ति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो ये विनम्रता और इच्छा शक्ति का जो मेल है, ये असल में है क्या? मतलब एक ही सिक्के के ये 2 पहलू असल में काम कैसे करते हैं? ये बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ ये लीडर पर्सनल लाइफ में बहुत शांत और विनम्र होते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब बात कंपनी के नतीजों की आती है तो उनका संकल्प फौलादी होता है। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि एक लेवल 5 सीईओ ने खुद कहा था, वो शो हॉर्स नहीं बल्कि प्लो हॉर्स होते हैं। मतलब दिखावा करने वाले नहीं बल्कि चुपचाप खेत जोतने वाले। उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर होता है, अपनी शोहरत पर नहीं। इसका एक और जबरदस्त उदाहरण है जिलेट के सीईओ कोलमैन मॉकला। जब उनकी कंपनी को खरीदने की कोशिशें हुईं तो वो आसानी से एक मोटी रकम लेकर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जेब भरने के बजाय कंपनी के भविष्य के लिए लड़ना चुना। ये होती है पेशेवर इच्छा शक्ति। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इन रीडर्स को पहचाना कैसे जाए। उनका असली चरित्र तब सामने आता है जब वो सफलता और असफलता का सामना करते हैं। रिसर्चर्स ने इसके लिए एक बहुत ही कमाल का टेस्ट निकाला, जिसे वो कहते हैं खिड़की और आईने का सिद्धांत। ये लेवल 5 लीडर को पहचानने का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है।
तो होता ये है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो लेवल 5 लीडर खिड़की से बाहर देखकर अपनी टीम को, अपनी किस्मत को क्रेडिट देते हैं। लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो सीधे आईने में देखते हैं और जिम्मेदारी खुद लेते हैं। और बाकी लीडर्स, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं, सफलता का ताज खुद पहनते हैं और असफलता का ठीकरा किसी और पर फोड़ देते हैं। और ये जो फर्क है ना, ये इसलिए है क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा, उनका एम्बिशन कहीं और फोकस्ड होता है। लेवल 5 लीडर्स भी एम्बिशियस होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन उनका एम्बिशन खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी के लिए होता है। वो एक ऐसी विरासत बनाना चाहते हैं जो उनके जाने के बाद भी सालों साल चले। इसके ठीक उलट होते हैं लेवल 4 लीडर्स, जो बहुत टैलेंटेड तो होते हैं पर उनमें ईगो बहुत होता है। जैसे रबरमेड के सीईओ स्टैनली गोल्ड। सोचिए, अपनी लीडरशिप पर लिखे एक ही आर्टिकल में उन्होंने 44 बार मैं शब्द का इस्तेमाल किया। उनका पूरा ध्यान अपने व्यक्तिगत महानता पर था। और अब इसकी तुलना कीजिए डेविड मैक्सवेल से। जब उनके रिटायरमेंट पैकेज पर सवाल उठे तो उन्होंने कंपनी की इज्जत बचाने के लिए अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लौटा दिया। उन्होंने कंपनी को खुद से ऊपर रखा। और यहीं पर असली फर्क नजर आता है। लेवल 5 लीडर अपने जाने के बाद भी कंपनी की सफलता पक्की करके जाते हैं। वो अपने बाद आने वालों को तैयार करते हैं, जबकि बड़े ईगो वाले लीडर्स के जाने के बाद अक्सर कंपनी ढह जाती है। एक विरासत बनाता है, दूसरा सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है। ये सब सुनने के बाद जाहिर है एक सवाल मन में आता है, क्या कोई भी ये सीखकर एक लेवल 5 लीडर बन सकता है, या ये एक ऐसा गुण है जो बस कुछ ही लोगों में होता है? तो देखिए, रिसर्च कहती है कि इसका जवाब हाँ और ना दोनों के बीच में कहीं है। शायद हर कोई इस शिखर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम में से बहुत लोगों के अंदर इसका बीज होता है। और सही सिद्धांतों को अपनाकर, खुद पर काम करके और अपने ईगो को एक बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित करके इस क्षमता को विकसित किया जा सकता है। तो आखिर में लेवल 5 लीडरशिप सिर्फ एक बिजनेस थियरी नहीं है, ये एक रास्ता है, व्यक्तिगत विनम्रता और अटूट पेशेवर इच्छा शक्ति का रास्ता। और इस रास्ते पर चलने की कोशिश करना ही अपने आप में हमें एक बेहतर लीडर और शायद एक बेहतर इंसान बनाता है। ये कोशिश ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। सोचिए, अगर किसी को एक महान कंपनी बनानी है तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? शायद एक जबरदस्त विजन या फिर एक कमाल की स्ट्रैटेजी। ज्यादातर लोग इनफैक्ट यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर महानता का रास्ता कहीं और से शुरू होता हो? आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत की बात करेंगे जो बिजनेस की दुनिया की सारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो सवाल ये है, किसी भी कंपनी को अच्छा से महान बनाने का पहला कदम आखिर होता क्या है? अब देखिए, अगर किसी से भी पूछें, खासकर लीडर्स से, तो उनके दिमाग में एक बहुत ही आम सा जवाब आएगा। बिल्कुल सही, एक बड़ा सा विजन, एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी। मतलब पहले ये तय करो कि जाना कहाँ है और फिर लोगों को साथ ले आओ। सुनने में तो ये बिजनेस का सबसे बेसिक नियम लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। रिसर्च ये दिखाती है, और ये बात सच में हैरान करने वाली है, कि जिन कंपनियों ने वाकई में महानता हासिल की, उन्होंने इस रास्ते को चुना ही नहीं। उन्होंने शुरुआत क्या से नहीं की, उन्होंने शुरुआत की कौन से। अब इस पूरे आइडिया को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल का इस्तेमाल करते हैं, एक बस का। सोचिए कि कंपनी एक बस है और आप उसके ड्राइवर हैं। अब सवाल यह है कि आप पहले क्या तय करेंगे, कि बस को किस शहर ले जाना है, या फिर कि उस बस में बैठेगा कौन कौन? महान लीडर्स का जवाब सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने मंजिल की फिक्र ही नहीं की। उनका पहला और सबसे जरूरी काम था ये पक्का करना कि बस में सही लोग बैठे हैं और जो गलत लोग हैं वो उतर चुके हैं। और एक बार जब वो सही टीम साथ आ गई ना, तब उन्होंने मिलकर फैसला किया, चलो अब इस बस को किसी शानदार जगह पर ले चलते हैं। चलिए इसको एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। बात करते हैं दो बैंकों की, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका। दोनों ने बिल्कुल कंप्लीटली अलग अलग फिलॉसफीज अपनाई। अब इन दोनों बैंकों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। वेल्स फार्गो की फिलॉसफी थी लोगों में इन्वेस्ट करो। वो बेस्ट टैलेंट को हायर करते थे, भले ही उस वक्त उनके लिए कोई स्पेसिफिक रोल ना भी हो। उनका मानना था कि काबिल लोग अपने लिए मौके खुद बना लेंगे। और दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका का मॉडल था कमजोर जनरल, मजबूत लेफ्टिनेंट।
मतलब टॉप पर ऐसे लीडर रखो जो किसी के लिए चैलेंज ना बने और नीचे के लोग बस ऑर्डर्स फॉलो करते रहें। और इन अलग अलग फिलॉसफी का नतीजा क्या निकला? वो चौंकाने वाला था। जरा सोचिए, अगर 1973 में किसी ने दोनों बैंकों में $1 इन्वेस्ट किया होता, 25 साल बाद वेल्स फार्गो में वो $1 लगभग $75 बन जाता और बैंक ऑफ अमेरिका में सिर्फ $15। ये सिर्फ नंबर्स का फर्क नहीं था, ये सोच का फर्क था। एक ने लोगों पर दांव खेला, दूसरे ने सिस्टम पर। तो अब उस मॉडल पर आते हैं जिसे कई कंपनियां अपनाती हैं और अक्सर असफल हो जाती है। इसे कहते हैं द जीनियस विद 1000 हेल्पर्स मॉडल, मतलब एक जीनियस और उसके हजारों सहायक। इस मॉडल में होता क्या है? एक जीनियस लीडर होता है जो सारे बड़े फैसले लेता है और बाकी पूरी टीम वो सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो करती है। और जब तक वो जीनियस कुर्सी पर है ना, कंपनी रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। लेकिन इस मॉडल में एक बहुत ही बड़ा खतरा छिपा होता है। क्या होगा जब वो जीनियस चला जाएगा? टेलीडाइन इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। इसके फाउंडर हेनरी सिंगलटन एक असली जीनियस थे। उन्होंने अकेले दम पर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने डे टू डे कामों से खुद को दूर किया, कंपनी बिखरने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ग्रेट टीम नहीं बनाई थी, उन्होंने तो बस सहायकों की एक फौज बनाई थी। और जब जीनियस चला जाता है तो सहायक दिशाहीन हो जाते हैं। अब एक मिनट, पहले कौन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोगों को बेरहमी से निकाल दिया जाए। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। कठोर होना और क्रूर होने में बहुत बड़ा अंतर है। क्रूर होने का मतलब है बिना सोचे समझे लोगों को निकालना, खासकर जब हालात मुश्किल हों। ये एक आसान रास्ता है। लेकिन कठोर होने का मतलब है ऊंचे मानक बनाना और उन्हें लगातार हर किसी पर लागू करना, स्पेशली टॉप मैनेजमेंट पर। महान कंपनियां क्रूर नहीं, कठोर थीं। वेल्स फार्गो का क्रोकर बैंक को खरीदना इसका एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने पहले ही दिन क्रोकर के 1600 मैनेजरों को निकाल दिया, जो उनके परफॉर्मेंस कल्चर में फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने कुछ मैनेजरों को भी हटाया, जहां उन्हें क्रोकर के मैनेजर ज्यादा बेहतर लगे। मुद्दा ये था, बस में सिर्फ बेस्ट लोग रहेंगे, नो मैटर व्हाट, वो कहीं से भी आए हों। और जरा ये आंकड़ा सुनिए, ये सब कुछ साफ कर देगा। जो औसत कंपनियां थी, उन्होंने महान कंपनियों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बार लोगों को निकाला या कंपनी का पुनर्गठन किया। मतलब साफ था, बार बार लोगों को निकालना महान मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि खराब मैनेजमेंट की निशानी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लाया जाए। रिसर्च से 3 व्यावहारिक अनुशासन सामने आते हैं। ये 3 अनुशासन सुनने में तो बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इन्हें लागू करना उतना ही मुश्किल है। तो नियम नंबर 1, अगर संदेह है तो भर्ती मत करो, इंतजार करो, लेकिन समझौता मत करो। नियम नंबर 2, जब पता चल जाए कि कोई इंसान बस के लिए सही नहीं है तो फैसला लेने में देर मत करो। और नियम नंबर 3, जो बहुत जरूरी है, अपने बेस्ट लोगों को अपनी सबसे बड़ी समस्याओं पर नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े अवसरों पर लगाओ। इन अनुशासनों को लागू करने के कुछ सरल तरीके भी हैं। अपनी ग्रोथ को उतना ही सीमित रखो जितने सही लोग मिल सकें। किसी के बारे में फैसला लेना हो तो खुद से 2 सवाल पूछो। क्या मैं इस इंसान को दोबारा हायर करूंगा? और अगर ये आज इस्तीफा दे दे तो मुझे राहत मिलेगी या निराशा? और हमेशा याद रखिए, महानता समस्याओं को ठीक करने से नहीं आती, महानता आती है अवसर बनाने से। लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं बढ़कर है। ये एक बेहतरीन जिंदगी जीने का भी सिद्धांत है। फिलिप मॉरिस के एक एग्जीक्यूटिव ने अपनी कंपनी के साथ अपने सफर के बारे में कहा, मेरी शादी के अलावा ये मेरी जिंदगी का सबसे जोशीला प्रेम प्रसंग था। जरा सोचिए इस बात को। जब बस में सही लोग होते हैं ना, तो काम सिर्फ काम नहीं रह जाता, वो एक जुनून बन जाता है, एक साझा मिशन। और शायद यही इस पूरे विचार का सबसे गहरा सच है। हम सब अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं। अगर वो समय ऐसे लोगों के साथ गुजरे जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनकी इज्जत करते हैं, तो सिर्फ काम का अनुभव ही नहीं, पूरी जिंदगी का अनुभव बेहतर हो जाता है। आखिर में सबसे जरूरी बात मंजिल नहीं होती, बल्कि वो सफर होता है, और उस सफर के साथी होते हैं। अगर बस में सही लोग हैं तो यात्रा हमेशा शानदार होगी, भले ही मंजिल बार बार क्यों ना बदलती रहे। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, क्या हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला
यही नहीं है कि हम अपनी बस में किसे बिठाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि कुछ लोग या कंपनियां सबसे मुश्किल, सबसे बुरे हालात से भी कैसे निकल जाते हैं, जबकि बाकी बिखर जाते हैं? आज हम इसी के पीछे छिपे एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझने वाले हैं, जो बिजनेस की दुनिया की एक हैरान कर देने वाली कहानी से निकला है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के बीच में, किराना यानी ग्रोसरी बिजनेस की दुनिया में। यहाँ दो बड़ी कंपनियां थीं और उनके बीच एक ऐसा राज छिपा था जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो एक तरफ तो थी A&P, रिटेल की दुनिया की गुलायत, एक इतनी बड़ी कॉरपोरेट दिग्गज कि लगता था इसे कोई हिला ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ थी क्रोगा, एक बिल्कुल साधारण सी किराना चेन जो A&P के आधे से भी कम थी। मतलब 1950s और 60s में मार्केट में सिर्फ और सिर्फ A&P का ही राज था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जरा इस चार्ट को देखिए। अगले 25 सालों में A&P में लगाया गया $1 ही रहा। अगर वही पैसा जनरल मार्केट में लगा होता तो वो $10 बन जाता, लेकिन क्रोगर में वो $1 $80 बन गया, 80 गुना ज्यादा रिटर्न। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक गोलायत कैसे हार गया और एक डेविड कैसे जीत गया? देखिए, इसका जवाब एक्सपीरियंस या नॉलेज में नहीं था। दोनों ही कंपनियां जानती थी कि बाजार बदल रहा है। असली फर्क था सिर्फ एक चीज में, बदलती दुनिया की कड़वी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत। मजे की बात तो ये है कि A&P ने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने द गोल्डन की नाम से एक नया स्टोर खोला। ये एकदम मॉडर्न था, इसमें नए आइडिया थे और कस्टमर्स को ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। मतलब सुपर स्टोर के नए जमाने का जवाब उनके हाथ में था। लेकिन A&P अपनी ही कामयाबी के नशे में चूर थी। उनका एक ही मंत्र था, आप 100 साल की सफलता से बहस नहीं कर सकते। वो अपने शानदार अतीत में इतना खो गए थे कि उन्हें लगा भविष्य भी वैसा ही होगा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो उन्होंने अपने इस कामयाब एक्सपेरिमेंट का क्या किया? क्योंकि गोल्डन की से मिली सच्चाई उनके पुराने बिजनेस मॉडल पर सवाल उठा रही थी, तो उन्होंने उसे बंद कर दिया। जी हाँ, उन्होंने जानबूझकर सच्चाई से अपना मुंह मोड़ लिया। और वहीं दूसरी तरफ क्रोगर का रवैया देखिए। उनके पूर्व CEO लायल एवरिंघम ने कहा था कि जब डेटा सामने आया तो सच्चाई शीशे की तरह साफ थी, भविष्य सुपर स्टोर्स का है। तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पूरे सिस्टम को बदलने का वो मुश्किल लेकिन जरूरी काम शुरू कर दिया। तो ये A&P और क्रोगर की कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, ये एक बहुत गहरे मानवीय सिद्धांत को दिखाती है, जिसे कहते हैं स्टॉकडेल पैराडॉक्स। चलिए इसे समझते हैं। ये कहानी हमें वियतनाम युद्ध के दौरान हनोई हिल्टन नाम के एक कुख्यात प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में ले जाती है। यहाँ एडमिरल जिम स्टॉकडेल, जो सबसे ऊंचे पद के अमेरिकी अफसर थे, ने 8 साल की अनिश्चितता और भयानक यातना झेली थी। सालों बाद जब स्टॉकडेल से पूछा गया कि उस कैंप से कौन लोग जिंदा नहीं बच पाए, तो उनका जवाब सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, आशावादी। आशावादी? ये कैसे हो सकता है? स्टॉकडेल ने समझाया कि ये वो लोग थे जो एक अंधी उम्मीद में जीते थे। वो हर बार कहते, हम क्रिसमस तक बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब एक के बाद एक क्रिसमस आता और चला जाता तो उनका दिल टूट जाता। बार बार मिलती निराशा ने उनकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर दिया। और यहीं से जन्म हुआ स्टॉकडेल पैराडॉक्स का। इसका सार ये है, एक तरफ तो ये अटूट विश्वास रखें कि अंत में जीत जरूर होगी, लेकिन ठीक उसी वक्त अपनी आज की सबसे कड़वी, सबसे मुश्किल सच्चाई का पूरी हिम्मत से सामना करने का अनुशासन भी रखें। तो सवाल यह है कि इस शक्तिशाली सिद्धांत को अपनी जिंदगी या अपने काम में लागू कैसे किया जाए? एक ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए जहां सच्चाई को दबाने की जगह उसे सुना जाए? इसके लिए ना एक खास तरह की सोच चाहिए। जैसा कि एक एग्जीक्यूटिव ने बहुत बढ़िया कहा था, मेरा काम है पत्थरों को पलटना और उनके नीचे छिपी डरावनी चीजों को देखना। मतलब मुश्किल सच्चाइयों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें ढूंढकर उनका सामना करना है। इसे करने के 4 आसान तरीके हैं। पहला, हमेशा जवाब देने की जगह सवाल पूछकर लीड करें। दूसरा, अपनी बात थोपने की बजाय एक खुली बहस को बढ़ावा दें।
तीसरा, जब कुछ गलत हो तो किसी पर इल्जाम लगाने की बजाय उससे सीखने के लिए उसका एनालिसिस करें। और चौथा, रेड फ्लैग जैसे सिस्टम बनाएं ताकि कोई भी जरूरी जानकारी नजरअंदाज न हो सके। तो आखिर में सबक क्या है? जीत का फॉर्मूला बहुत आसान है। अटूट विश्वास और कड़वे तथ्य। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो जीत निश्चित होती है। जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के सबसे बुरे दौर में विंस्टन चर्चिल ने भी यही सिद्धांत अपनाया था। उन्होंने कहा था, मुझे बहलाने वाले सपनों की जरूरत नहीं है, सच सपनों से बेहतर होता है। याद रखिए, सच्चाई का सामना करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। तो ये प्रस्तुति एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त होती है, जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। अपने काम में या अपनी निजी जिंदगी में वो कौन सी एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना करना जीत के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है? आखिर कैसे कुछ कंपनियां सिर्फ अच्छी नहीं रह जाती बल्कि महान बन जाती हैं? इसका राज छिपा है जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट के एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार में। आइए आज इसी आइडिया को गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। एक बहुत पुराना सवाल है, एक यूनानी कहानी से निकला हुआ। सवाल ये है कि कोई एक लोमड़ी है या फिर एक हेजहॉग? अब ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक तरफ है चालाक लोमड़ी, वो सब कुछ जानती है, 100 अलग अलग तरकीबें सोचती हैं, मतलब एकदम बिखरी हुई कॉम्प्लेक्स। और दूसरी तरफ है हमारा सीधा सादा हेजहॉग। उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस एक बड़ी चीज पता है, खतरा महसूस होने पे क्या करना है। और नतीजा, लोमड़ी हर बार एक नई चाल के साथ आती है, लेकिन हेजहॉग बस अपनी एक ही तरकीब अपनाता है, खुद को कांटों की गेंद बना लेता है और हर बार वही जीतता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इस कहानी का, इन जानवरों का बड़ी बड़ी कंपनी से क्या लेना देना? कनेक्शन बहुत गहरा है। सच तो ये है कि यही एक छोटा सा सरल सा आइडिया समझाता है कि क्यों कुछ कंपनियां सिर्फ अच्छी रह जाती हैं और कुछ महान बन जाती हैं। आइए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। कंपनी का नाम है वॉलग्रीन्स। 1975 से लेकर साल 2000 तक इस कंपनी ने जो किया वो कमाल था। इसके स्टॉक रिटर्न्स ने मार्केट को 1-2 गुना नहीं बल्कि 15 गुना से भी ज्यादा से पछाड़ दिया। सोचिए जरा, 15 गुना। यहां पे वो लोमड़ी और हेजहॉग वाली कहानी एकदम जिंदा हो उठती है। वॉलग्रीन्स वो थी हेजहॉग। उनका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल, बिल्कुल साफ था, हमें सबसे अच्छी, सबसे सुविधाजनक दवा की दुकान बनना है, बस। और वो इसी एक चीज पर टिके रहे। दूसरी तरफ थी उनकी कंपेटिटर एकर्ड। वो थी लोमड़ी, मतलब ग्रोथ चाहिए, कैसे भी चाहिए, यहां वहां हाथ पैर मारना बिना किसी फोकस के। और वॉलग्रीन्स के इस जबरदस्त हेजहॉग जैसे फोकस का नतीजा क्या हुआ? जरा इस नंबर को देखिए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने 1975 में सिर्फ $1 लगाया होता वॉलग्रीन्स में, तो 25 साल बाद वो $1 $562 बन चुका होता। $1 का $562। ये होती है सादगी और फोकस की असली पावर। और वो लोमड़ी यानी एकर्ड, उसका क्या हुआ? वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर खत्म हो गई, बाजार में टिक ही नहीं पाई। कहानी बिल्कुल सीधी है, पर सबक बहुत बड़ा। तो ये जो जादुई आइडिया है, इसे ही कहते हैं द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। चलिए अब ये समझते हैं कि इसे ढूंढा कैसे जाता है, क्योंकि ये 3 जरूरी दायरों को समझने की एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ, तो सबसे पहले ये बात साफ कर लेते हैं, हेजहॉग कॉन्सेप्ट कोई लक्ष्य या कोई चालाक स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं, ये एक गहरी समझ है। इसे ऐसे समझिए कि 3 बड़े-बड़े सर्कल हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं, और जहां ये तीनों सर्कल एक दूसरे से मिलते हैं ना, वो जो छोटा सा हिस्सा है, बस वहीं छिपा होता है आपका हेजहॉग कॉन्सेप्ट। और ये 3 सर्कल बनते हैं 3 बहुत ही सीधे सवालों से। पहला सवाल, ऐसी क्या चीज है जिसमें दुनिया में सबसे बेस्ट हुआ जा सकता है? दूसरा, किस चीज से हमारा इकोनॉमिक इंजन चलता है, मतलब पैसा कैसे बनता है? और तीसरा, वो क्या चीज है जिसके लिए अंदर से एक जुनून है, एक पैशन है। अब पहले सर्कल पर आते हैं। ये सवाल सुनने में जितना सीधा है उतना ही गहरा है। ध्यान दीजिए, सवाल ये नहीं है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, सवाल ये है कि आप किस चीज में पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट बन सकते हैं। और इसका जवाब ढूंढने के लिए चाहिए क्रूर ईमानदारी, मतलब ये स्वीकार करने की हिम्मत कि आप किस चीज में बेस्ट नहीं बन सकते।
दूसरा सर्कल है आपके इकोनॉमिक इंजन को समझने का। यहां मकसद है बस एक ऐसी मेट्रिक ढूंढना जिससे पूरा बिजनेस चले। इसे कहते हैं प्रॉफिट पर एक्स। मतलब अगर आपको सिर्फ एक रेशियो चुनने को कहा जाए जिसे लगातार बढ़ाने से आपकी कंपनी की किस्मत बदल जाए, तो वो एक चीज क्या होगी? वही आपका एक्स है। जैसे वॉलग्रीन्स के लिए ये एक्स क्या था? प्रॉफिट पर कस्टमर विजिट। हर विजिट से होने वाले मुनाफे को बढ़ाना ही उनका मंत्र बन गया। न्यूको स्टील के लिए ये था प्रॉफिट पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। और वेल्स फार्गो के लिए प्रॉफिट पर एम्प्लॉय। हर कंपनी का ये एक्स अलग होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी सर्कल, जुनून यानी पैशन। देखिए, ये वो चीज नहीं है जिसे आप बना सकते हैं या किसी मोटिवेशनल टॉक से पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इसे तो बस खोजना पड़ता है। महान कंपनियां उन्हीं कामों पर फोकस करती हैं जो सच में उनके लोगों के अंदर के जुनून को आग देते हैं। तो ये तो हो गए 3 सर्कल, लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये हेजहॉग कॉन्सेप्ट कोई रातों रात मिलने वाला खजाना नहीं है, और ये सिर्फ बहादुरी दिखाने से या बड़ी बड़ी बातें करने से बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं, ये आता है गहरी समझ से, और इस समझ तक पहुंचने में वक्त लगता है। जिन कंपनियों ने ये किया उन्हें औसतन 4 साल लग गए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप घने कोहरे में रास्ता ढूंढ रहे हों। आप बहस करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, और फिर धीरे धीरे कोहरा छटता है और रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। तो ये एक यात्रा है, समझ की यात्रा। सिर्फ बहादुरी दिखाकर कोई लक्ष्य तय कर लेने का पल नहीं। इसे समझने के लिए एक बेहतरीन कहानी है लेखक जिम कॉलिंस की पत्नी जुआन की। एक दिन उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, मुझे लगता है कि मैं आयरन मैन जीत सकती हूं। अब ये कोई शेखी बघारना या ख्याली पुलाव पकाना नहीं था। यहां जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। वो ये नहीं कह रही थी कि मैं जीतूंगी ही, नहीं, वो कह रही थी कि उन्हें यह समझ आ गया है कि वो जीत सकती हैं। ये एक एहसास था जो उनकी अपनी क्षमता, उनके जुनून और उनकी शारीरिक बनावट, इन तीनों की गहरी समझ से पैदा हुआ था। और हुआ क्या? 3 साल बाद वो वर्ल्ड चैंपियन थी। ये हेजहॉग कॉन्सेप्ट का एक पर्सनल लेवल पर शायद सबसे ताकतवर उदाहरण है। तो इस पूरी बातचीत से क्या बातें लेकर जानी है? पहली, सफलता हेजहॉग की तरह आती है सिंप्लिसिटी और फोकस से। दूसरी, वो जगह खोजनी है जहां ये 3 सर्कल मिलते हैं कि आप किस में बेस्ट हो सकते हैं, आपका पैसा कैसे बनता है और आपका जुनून किस में है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये एक गहरी समझ है, सिर्फ बहादुरी पर आधारित कोई लक्ष्य या स्ट्रैटेजी नहीं। तो अब ये सवाल सबके लिए है, सोचने के लिए। अपनी कंपनी में, अपनी टीम में या फिर अपनी ही जिंदगी में वो कौन सी एक सरल, साफ सच्चाई है जो इन 3 दायरों के ठीक बीच में मौजूद है? वो हेजहॉग कॉन्सेप्ट क्या है? कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी महान कैसे बन जाती हैं, जबकि दूसरी जो अच्छी तो होती हैं पर वहीं की वहीं रह जाती हैं? चलिए आज इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसका जवाब अनुशासन की संस्कृति की इस कमाल की अवधारणा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक रॉकेट के बारे में सोचिए जो बड़ी शान से लॉन्च होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका रास्ता मुश्किल होने लगता है। ज्यादातर कंपनियां भी कुछ इसी तरह से एक शानदार सफर शुरू करती हैं, लेकिन सफलता के साथ साथ आती हैं मुश्किलें, और अक्सर कंपनियां इसी में उलझकर रह जाती हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये उस उथल-पुथल को बिल्कुल सही तरह से बताती है जो तब होती है जब कोई कंपनी बिना किसी मजबूत नींव के बस बड़ी होती जाती है। जो जुनून, जो मजा शुरुआत में था, वो धीरे धीरे टेंशन और गड़बड़ी में बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? क्यों एक सफल स्टार्टअप की चमक फीकी पड़ जाती है? और सबसे जरूरी बात, एक ऐसी संस्कृति कैसे बनाई जाए जो लंबे समय तक महानता बनाए रखे? आइए इसका हल ढूंढते हैं। ये स्लाइड उस गिरावट के रास्ते को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, पहले आती है सफलता और विकास। इस विकास से आती है ज्यादा जटिलता और कह सकते हैं अराजकता। अब इस अराजकता को काबू करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं, और यही नौकरशाही धीरे धीरे कंपनी के जोश को खत्म कर देती है और वो औसत बनकर रह जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर कंपनियां नियम इसलिए बनाती हैं ताकि वो गलत लोगों को मैनेज कर सकें, और विडंबना तो देखिए, यही नियम सही लोगों को कंपनी से दूर भगा देते हैं, जिसके कारण और भी ज्यादा नियमों की जरूरत पड़ने लगती है।
ये एक जाल है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका एक बहुत शक्तिशाली विकल्प है अनुशासन की संस्कृति। इसका मतलब सख्त नियम नहीं है, बल्कि इसका मतलब ऐसे लोग हैं जो खुद से अनुशासित हैं और कंपनी के एक ही मुख्य लक्ष्य के लिए लगातार काम करते हैं। एक मिनट, इसे गलत मत समझिएगा। ये संस्कृति कोई तानाशाही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ढांचा है जो लोगों को जिम्मेदारी के साथ काम करने की आज़ादी देता है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है एयरलाइन पायलट का। सोचिए, एक पायलट कितने सख्त सिस्टम में काम करता है। चेकलिस्ट होती हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है जैसे खराब मौसम, तो लैंडिंग रद्द करनी है या नहीं, ये आखिरी फैसला लेने की आज़ादी उसी के पास होती है। यही है एक ढांचे के अंदर स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का सही संतुलन। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसी संस्कृति बनाएं कैसे? इसकी शुरुआत होती है अनुशासित लोगों से। आप गलत लोगों को अनुशासित नहीं बना सकते। आपको पहले से ही ऐसे लोग चाहिए जो खुद पर अनुशासन रखते हों। ये एक बड़ी मजेदार कहानी है। वर्ल्ड क्लास ट्रायएथलीट डेव स्कॉट, जो दिन में 5000 कैलोरी तक बर्न करते थे, वो फिर भी अपने कॉटेज चीज को पानी से धोते थे ताकि उसमें से थोड़ी सी भी अतिरिक्त चर्बी निकल जाए। ये बस एक प्रतीक है बेहतर होने के लिए लगातार छोटे छोटे प्रयास करने का। और इसी पनीर धोने वाली सोच को वेल्स फार्गो की लीडर्स ने अपने बिजनेस में लागू किया। वो हर एक डॉलर को ऐसे खर्च करते थे जैसे वो उनका अपना पैसा हो। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत अनुशासन को एक कॉर्पोरेट संस्कृति में बदला जा सकता है। आप जरा इन दो बैंकों की कहानी देखिए। फर्क इतना साफ है कि आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ है वेल्स फार्गो, जहां लीडर्स ने सबसे पहले खुद पर अनुशासन लगाया, और दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका, जहां मुश्किल समय में भी बड़े अफसरों ने अपनी शानदार जीवन शैली नहीं छोड़ी। ये अंतर हमें यही बताता है कि असली अनुशासन हमेशा ऊपर से शुरू होता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अनुशासन की संस्कृति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अपनी मर्जी से सबको चलाए। एक संस्कृति स्थायी परिणाम देती है, जबकि एक तानाशाह सिर्फ सफलता का एक अस्थायी भ्रम पैदा करता है। जरा ये डेटा देखिए। बरोस कॉर्प के सीईओ रे मैकडॉनल्ड एक बहुत ही काबिल लेकिन सख्त लीडर थे। उनके रहते हुए कंपनी ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही वो गए, कंपनी पूरी तरह से बिखर गई। क्यों? क्योंकि संस्कृति सिद्धांतों पर नहीं बल्कि एक अकेले व्यक्ति पर टिकी थी। और ये कोई इकलौता केस नहीं है। यही कहानी रबरमेड के साथ भी दोहराई गई। स्टैनली गॉल्ड, जो खुद को एक ईमानदार तानाशाह कहते थे, उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन उनके जाने के बाद कंपनी की चमक फीकी पड़ गई। ये साफ बताता है कि एक व्यक्ति महान नतीजे नहीं बना सकता, एक महान संस्कृति बनाती है। तो फिर बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। अगर अनुशासन का मतलब सख्त नियम नहीं है या कोई तानाशाह लीडर नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? इसका फोकस कहाँ होना चाहिए? और इसका जवाब है हेजहॉग कॉन्सेप्ट। सच्चा अनुशासन इस बात पर है कि सिर्फ और सिर्फ उन मौकों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो 3 सवालों के जवाब में आते हैं। आप किस चीज में दुनिया में सबसे अच्छे हो सकते हैं, आपका आर्थिक इंजन क्या चलाता है, और किस चीज को लेकर आप में जुनून है। पिटनी बोवेस की कहानी इसका एक शानदार उदाहरण है। जब तक उनका एक अधिकार था, सब ठीक था। जैसे ही वो खत्म हुआ, कंपनी बिखरने लगी। लेकिन जब उन्होंने अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट को दोबारा खोजा और उस पर टिके रहे, तो उन्होंने ऐसी वापसी की कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। ये अनुशासन सिर्फ सोचने तक ही सीमित नहीं है। महान कंपनियां इसे अपने सिस्टम का हिस्सा बनाती हैं, और इसका एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली तरीका है उनका बजट बनाने का तरीका। 1 मिनट के लिए सोचिए, आमतौर पर किसी कंपनी में बजट का असली मकसद क्या होता है? पैसा बांटना, खर्चों पर नियंत्रण रखना? एक महान कंपनी के लिए इसका जवाब कुछ और ही है। ये एक बहुत ही ताकतवर सोच है। बजट का असली मकसद ये तय करना नहीं है कि पैसा कहाँ लगाना है, बल्कि ये तय करना है कि पैसा कहाँ नहीं लगाना है। ये उन सभी कामों को बंद करने का एक अनुशासित तरीका है जो आपके हेजहॉग कॉन्सेप्ट के दायरे से बाहर हैं। तो चलिए आज की सारी बातचीत को कुछ मुख्य बातों में समेट लेते हैं। सबसे पहले, स्व अनुशासित लोगों की संस्कृति बनाएं। फिर उन्हें एक ढांचे के अंदर आज़ादी और जिम्मेदारी दें। तानाशाह के जाल से हमेशा बचें, लगातार अपने पनीर को धोने वाली मानसिकता अपनाएं, और सबसे ज़रूरी, एक क्या नहीं करना है वाली लिस्ट बनाएं। और जाते जाते एक सवाल, अनुशासन का ये विरोधाभास देखिए।
क्या ये हो सकता है कि विकास का असली इंजन हर अवसर के पीछे भागना नहीं, बल्कि अच्छे मौकों को भी अनुशासित तरीके से ना कहना है ताकि महान मौकों के लिए जगह बन सके? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि बिजनेस में टेक्नोलॉजी का असली रोल क्या है? हम सब इसके पीछे भागते हैं, पर क्या यह वाकई वो जादू की छड़ी है जो हम समझते हैं? जिम कॉलिंस की शानदार रिसर्च से निकला एक ऐसा सबक है जो शायद हमारी सोच बदल दे। चलिए इस दिलचस्प आइडिया को जरा करीब से देखते हैं। ज्यादातर इंसान सोचने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना? और ये हमें याद दिलाता है कि जब हर कोई एक ही भेड़चाल में चल रहा हो तो शांत रहकर, सोच समझकर कदम उठाना कितना मुश्किल और कितना जरूरी हो जाता है। और ये जो कोट है ना, ये हमें सीधा लेकर चलता है 1999 के उस पागलपन भरे दौर में, .com बबल का समय। उस दौर में सोचना नहीं बल्कि बस रिएक्ट करना ही सब कुछ था। ऐसा लग रहा था मानो बिजनेस की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। .com उन्माद, एक ऐसा समय जब बाजार में लॉजिक नहीं बल्कि एक तरह का जुनून, एक तरह का पागलपन चल रहा था। $3.5 बिलियन। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी की वैल्यूएशन थी जो 9 महीने पुरानी भी नहीं थी, और प्रॉफिट का तो कोई नामो निशान नहीं था। यही उस नई अर्थव्यवस्था का अजीब सा लॉजिक था। उस जमाने का मोटो क्या था? बिल्ट टू फ्लिप। मतलब कंपनियां लंबे समय तक टिकने के लिए नहीं बन रही थीं। गोल बस एक था, हाइप बनाओ, फटाफट आईपीओ लाओ और जल्दी से पैसा बनाकर निकल जाओ। अब जरा यहां बाजार का मूड देखिए। जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ नई नवेली चमकती हुई drugstore.com, जिसे सब फ्यूचर का स्टार मान रहे थे, और दूसरी तरफ वॉलग्रीन्स, जिसे पुराना और सुस्त कहकर सबने राइट ऑफ कर दिया था। और इस नई टेक वेव की वजह से वॉलग्रीन्स पर प्रेशर जबरदस्त था। इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए और देखते ही देखते कंपनी की मार्केट वैल्यू से $15 बिलियन गायब हो गए। ये तो उनके सर्वाइवल का सवाल बन गया था। लेकिन वॉलग्रीन्स ने पैनिक करने के बजाय कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और यहीं से कहानी रिएक्शन से हटकर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरफ मुड़ जाती है। वॉलग्रीन्स ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। इसे हम कह सकते हैं रेंगो चलो दौड़ो वाला अप्रोच। अब इसका मतलब ये नहीं था कि वो स्लो थे, नहीं, इसका मतलब था सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसे अपने कोर बिजनेस से जोड़ा, और जब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गए तब जाकर उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। और ये कोड देखिए, ये वॉलग्रीन्स की टीम के शांत आत्मविश्वास को परफेक्टली दिखाता है। उन्हें पता था कि हाइप के सोच शराबे में फंसने का कोई फायदा नहीं है, बस चुपचाप अपना काम करते रहो। तो फिर हुआ क्या? नतीजा? 1 साल के अंदर पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। वॉलग्रीन्स का स्टॉक डबल हो गया और drugstore.com वो तो लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। मतलब एक रेंगने से दौड़ना शुरू हुआ और दूसरा दौड़ने से सीधा रेंगने पर आ गया। तो इस कमाल की कहानी से हम सीखते क्या हैं? अब बात करते हैं उस बड़े प्रिंसिपल की जो इसके पीछे छिपा है। और सबसे बड़ा सबक यही है, टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई जादू नहीं है। ये मोमेंटम बनाती नहीं है, बल्कि जो मोमेंटम पहले से बना हुआ है उसे सिर्फ एक्सेलरेट करती है। ये गाड़ी का इंजन नहीं बल्कि एक्सेलरेटर है बस। जो ग्रेट कंपनियां होती हैं ना, वो टेक्नोलॉजी को बस एक सिंपल से फ्रेम से देखती हैं। पहला सवाल, क्या ये हमारे कोर कॉन्सेप्ट में फिट बैठती है? अगर हाँ तो चलो इसमें सबसे आगे निकलते हैं। अगर नहीं तो दूसरा सवाल, क्या ये मार्केट में बने रहने के लिए जरूरी है? अगर उसके लिए भी जरूरी नहीं तो इग्नोर करो, सिंपल। और ये प्रिंसिपल सिर्फ वॉलग्रीन्स की कहानी नहीं है। क्रोगर ने बारकोड स्कैनर्स का इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि कैश फ्लो बेहतर हो। जिलेट ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक यूज की। क्यों? ताकि वो बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सकें। हर केस में टेक्नोलॉजी बस उनके मेन गोल को पूरा करने का एक टूल थी। और ये बात तो और भी इंटरेस्टिंग है, जब इन ग्रेट कंपनीज के एग्जीक्यूटिव से पूछा गया कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या था, तो 80% लोगों ने टेक्नोलॉजी को टॉप 5 रीजंस में गिना ही नहीं। ये एक बार फिर साबित करता है कि टेक्नोलॉजी एक सपोर्टिंग एक्टर है, मेन हीरो नहीं। यहां तक कि न्यूकोर, जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है स्टील इंडस्ट्री में, उनके एक एग्जीक्यूटिव ने भी यही माना। बोले हमारी 80% सफलता हमारी तकनीक में नहीं, हमारी कंपनी के कल्चर में है। तो स्ट्रैटेजी से भी गहरी बात क्या है?
चलिए अब उस माइंडसेट को समझते हैं जो ग्रेट कंपनियों को बाकियों से एकदम अलग कर देता है। ये एक सवाल है जो हर बिजनेस को, हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी अपनाने के पीछे असली मोटिवेशन क्या है? और यहीं पर सारी बात आके टिक जाती है। जो औसत कंपनियां होती हैं वो डर से रिएक्ट करती हैं, पीछे रह जाने का डर, जबकि जो ग्रेट कंपनियां होती हैं वो उत्कृष्टता की चाह में क्रिएट करती हैं। एक घबराहट में इधर उधर भागती है, दूसरी शांति से सोच समझकर अपना रास्ता बनाती है। अक्सर जब चीजें गलत होती हैं तो सारा दोष टेक्नोलॉजी पर मढ़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन सच तो ये है कि औसत दर्जे का परफॉर्मेंस टेक्निकल फेलियर का नहीं बल्कि मैनेजमेंट फेलियर का नतीजा है। असली खेल टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि उसे चलाने वाली सोच का है। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां कैसे आसमान छू लेती हैं जबकि बाकी बस संघर्ष करती रह जाती हैं? आज हम जिम कॉलिंस के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझेंगे जो बताता है कि असल में महानता बनती कैसे है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक तस्वीर से शुरुआत करते हैं। सोचिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा भारी चक्का है। जरा इसके साइज और वजन की कल्पना कीजिए। ये इतना भारी है कि इसका वजन एक छोटी कार के बराबर हो सकता है। और आपका काम बस इतना है कि इसे इसकी धुरी पे घुमाना है। सुनने में एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है ना? देखिए, पहले कुछ धक्के सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और वो चक्का मुश्किल से थोड़ा सा हिलता है, लेकिन आप लगे रहते हैं। धक्का, फिर एक और धक्का। धीरे धीरे चक्का रफ्तार पकड़ने लगता है और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे कहते हैं ब्रेक थ्रू। चक्के का अपना मोमेंटम ही उसे आगे बढ़ाने लगता है और अब उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अब मजे की बात यह है कि सफलता की ये जो धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। जब बाहर से लोग इस तेजी से घूमते हुए चक्के को देखते हैं तो वो अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं, अरे वाह, वो कौन सा एक बड़ा धक्का था जिसने इसे इतनी तेजी से घुमा दिया? लेकिन जो लोग उस चक्के को शुरू से धक्का दे रहे हैं, उनके लिए ये सवाल ही बेतुका है। कोई एक बड़ा धक्का था ही नहीं, ये तो उन सभी छोटे छोटे धक्कों का नतीजा था जो एक साथ जुड़ते गए। असल में बाहर से जो दिखता है और अंदर की जो हकीकत होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अंडा फूटता है। बाहर वाले को तो बस यही दिखता है कि चूजा अचानक से बाहर आ गया, लेकिन वो उस लंबी शांत प्रक्रिया को नहीं देख पाते जो उस एक पल से पहले महीनों तक चल रही थी। और पता है, इस अचानक मिली सफलता वाली गलतफहमी को कौन और हवा देता है? मीडिया। वो किसी भी कंपनी पर तभी ध्यान देते हैं जब उनका चक्का यानी फ्लाईव्हील पहले से ही पूरी रफ्तार से घूम रहा होता है। सर्किट सिटी का ही उदाहरण ले लीजिए। जब वो 9 सालों तक धीरे धीरे अपना फ्लाईव्हील बना रहे थे, तब उन पर नेशनल मीडिया में एक भी खास आर्टिकल नहीं था, 0। लेकिन जैसे ही उन्हें ब्रेक थ्रू मिला, अचानक उन पर आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई। तो ये तो हुई फ्लाईव्हील की बात। लेकिन उन कंपनियों का क्या होता है जो ये मोमेंटम बनाने में फेल हो जाती हैं? वो एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर चलती हैं। फ्लाईव्हील को सब्र के साथ धक्का देने के बजाय ये कंपनियां एक शॉर्टकट ढूंढती हैं। उन्हें लगता है कि कोई जादुई तरीका मिल जाएगा जो उन्हें रातों रात सफल बना देगा। वार्नर लैम्बर्ट को देखिए, वो एक रणनीति से दूसरी पर कूदते रहते थे, बिना किसी दिशा के। हर नया सीईओ आता और पिछले वाले की पूरी मेहनत पर पानी फेर देता। नतीजा, उनका फ्लाईव्हील कभी रफ्तार पकड़ ही नहीं पाया। और इससे एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जिससे तोड़ना बहुत मुश्किल है। नतीजे खराब आते हैं और फिर एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाता है। कॉलिंस इसे डूम लूप कहते हैं, एक ऐसा भंवर जो कंपनियों को नीचे ही खींचता चला जाता है। तो अगर डूम लूप इतना विनाशकारी है, तो फ्लाईव्हील आखिर लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित कैसे करता है? इसका राज क्या है? यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। रिसर्च से पता चला कि जो कंपनियां ग्रेट बनी, उनके लीडर्स ने लोगों को मोटिवेट करने या एक साथ लाने पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। ये समस्या तो अपने आप ही सुलझ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि मोमेंटम यानी गति ही सबसे बड़ा मोटिवेटर है। जब लोगों को दिखता है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है, जब वो अपनी आंखों से अच्छे नतीजे देखते हैं, तो वो खुद ब खुद उत्साहित हो जाते हैं। वो उस चक्के को और भी जोर से धक्का देना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हर कोई एक जीतने वाली टीम का हिस्सा बनना चाहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई कैसे पहचाने कि कोई संगठन फ्लाईव्हील वाले रास्ते पे है या डूम लूप में फंसा हुआ है। चलिए
कुछ मुख्य अंतरों को देखते हैं। जो कंपनियां फ्लाईव्हील पर होती हैं, वो लगातार आगे बढ़ती हैं। एक पीढ़ी के काम को दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ डूम लूप में फंसी कंपनियां हर नए लीडर के साथ सब कुछ नए सिरे से शुरू करती हैं। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है। अपने संगठन के बारे में या अपने पर्सनल लक्ष्यों के बारे में ही सोचिए। क्या आप लगातार एक फ्लाईव्हील को धक्का दे रहे हैं या फिर किसी डूम लूप में फंसे हुए हैं? इसका जवाब आपके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। बिजनेस की दुनिया में जिम कॉलिंस की 2 किताबों का नाम तो सबने सुना ही होगा, गुड टू ग्रेट और बिल्ट टू लास्ट। दोनों ही किताबें अपने आप में जबरदस्त हैं, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ देखा जाता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पता है, यही कंफ्यूजन जिम कॉलिंस और उनकी रिसर्च टीम के सामने भी था जब उन्होंने गुड टू ग्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या बिल्ट टू लास्ट में जो बातें पता चली थी वो गुड टू ग्रेट कंपनियों पर भी लागू होती हैं, या फिर इस बार कुछ बिल्कुल नया सामने आने वाला था? और इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। गुड टू ग्रेट असल में बिल्ट टू लास्ट का सीक्वल नहीं, बल्कि उसका प्रीक्वल है। मतलब ये वो मजबूत नींव है जिस पर एक हमेशा चलने वाली महान कंपनी की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अगर हम ये समझ लें कि ये दोनों किताबें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, तो हमें हमेशा कामयाब रहने का एक साफ रास्ता मिल जाता है। ये 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही शानदार सफर के 2 जरूरी पड़ाव हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि दोनों किताबों का फोकस क्या है। गुड टू ग्रेट का सवाल है एक ठीक-ठाक कंपनी को एक महान, एक ग्रेट कंपनी में कैसे बदला जाए। वहीं दूसरी तरफ बिल्ट टू लास्ट ये पूछती है शुरू से ही एक ऐसी महान कंपनी कैसे बनाई जाए जो सदियों तक चले। ये पूरा फ्रेमवर्क इस प्रोसेस को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, शुरुआत होती है एक कंपनी से, चाहे वो पहले से चल रही हो या कोई स्टार्टअप हो। फिर गुड टू ग्रेट के आइडियाज को लागू करके लगातार बेहतरीन नतीजे हासिल किए जाते हैं, और जब ये हो जाता है तब उन नतीजों के ऊपर बिल्ट टू लास्ट के सिद्धांत लागू होते हैं, ताकि एक ऐसी संस्था बने जो हमेशा के लिए टिके। तो चलिए इस फ्रेमवर्क के पहले हिस्से पर चलते हैं। ये महान परिणाम, ये ग्रेट रिजल्ट्स आखिर आते कहां से हैं? ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसे कहते हैं फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट। सोचिए कि एक बहुत ही बड़ा भारी पहिया है जिसे धक्का देना है। शुरुआत में तो उसे एक एक इंच हिलाना भी बहुत मुश्किल लगता है ना? लेकिन आप लगातार धक्का देते रहते हैं और धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी अपनी ही रफ्तार उसे आगे भगाती जाती है। वॉलमार्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 1945 में उनके पास बस एक स्टोर था। 25 साल बाद 1970 में ये गिनती सिर्फ 38 तक पहुंची। ये पहिया घुमाने वाला लंबा धीमा दौर था, लेकिन फिर आया ब्रेक थ्रू का मोमेंट। साल 2000 तक उनके 3000 से भी ज्यादा स्टोर हो चुके थे। जैसा कि सैम वॉल्टन ने खुद कहा था, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, ये तो दशकों की लगातार मेहनत का फल था। उस फ्लाईव्हील को बिना रुके एक ही दिशा में घुमाते रहने का नतीजा। लेकिन बेहतरीन नतीजे हासिल करना तो बस पहला कदम है। अगला और शायद उससे भी मुश्किल कदम है कुछ ऐसा बनाना जो वक्त के साथ भी टिका रहे। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहीं पर बिल्ट टू लास्ट का सबसे जरूरी आइडिया काम आता है, कोर आइडियोलॉजी, यानी मूल विचारधारा। ये किसी भी कंपनी का डीएनए होता है। ये इस बात का जवाब है कि हम हैं ही क्यों और हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। तो एक कंपनी कैसे अपने उसूलों पर टिकी रहती है और साथ ही बदलती दुनिया के साथ भी चलती है, इसका जवाब है इस पावरफुल आइडिया में। आपको चुनना नहीं है, आपको दोनों करना है। अपने कोर को, अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर रखें और बाकी हर चीज में लगातार बदलाव और तरक्की करते रहें। डिज्नी का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। उनकी कोर वैल्यूज जैसे क्रिएटिविटी, हर छोटी चीज पर ध्यान और वो डिज्नी मैजिक वाली फीलिंग, ये हमेशा वैसी ही रहीं, लेकिन उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी लगातार बदलती रही। कार्टून से थीम पार्क, फिर क्रूज लाइन तक, उन्होंने अपने कोर को भी बचाए रखा और प्रोग्रेस को भी बढ़ावा दिया। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं, कैसे गुड टू ग्रेट का एक कॉन्सेप्ट बिल्ट टू लास्ट की एक अधूरी कड़ी को पूरा करता है और इन दोनों स्टडीज को एक साथ जोड़ देता है। बिल्ट टू लास्ट में भैग का आइडिया है, मतलब बिग हेरी ऑडेशियस गोल। ये तरक्की करने का एक जबरदस्त तरीका है। ये एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला लक्ष्य होता है, जैसे 1960 में नासा का चांद पर इंसान भेजने का मिशन। ये सबको एक साथ ले आता है और जोश भर देता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है ना? कोई भी बड़ा लक्ष्य तो बना सकता है, लेकिन क्या बात उसे एक स्मार्ट लक्ष्य बनाती है?
और क्या बात उसे सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरा जुआ? बिल टू लास्ट ने यह सवाल उठाया तो था, पर इसका पूरा जवाब वहां नहीं मिला। जवाब मिलता है गुड टू ग्रेट के हेजहॉग कॉन्सेप्ट में। ये 3 सर्कल्स के बारे में है। एक स्मार्ट BAJH इन 3 चीज़ों की गहरी समझ से आता है। बोइंग का उदाहरण लीजिए। 1950s के दशक में उन्होंने कमर्शियल जेट बनाने के लिए पूरी कंपनी को दांव पे लगा दिया, एक ऐसे मार्केट में जहां वो थे ही नहीं। ये एक बैग था, लेकिन ये एक स्मार्ट बैग था, क्योंकि ये उनके तीनों सर्कल्स के ठीक बीच में था। वो जेट बनाने को लेकर जुनूनी थे, वो इसमें दुनिया के बेस्ट बन सकते थे, और इससे उनका इकोनॉमिक इंजन भी बेहतर होता। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? किसी कंपनी से हटकर देखें तो महान बनने की इस चाहत के पीछे असली वजह क्या है? हमें अक्सर लगता है कि महान बनने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही बताती है। सच तो ये है कि इसमें उतनी ही मेहनत लगती है जितनी एक औसत दर्जे की चीज को चलाने में। फर्क सिर्फ फोकस का है, ये जानने का कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। ये कहानी इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है। एक हाई स्कूल की क्रॉस कंट्री टीम ने पार्टियों और मोटिवेशनल स्पीच जैसी फालतू चीजों को हटा दिया और सिर्फ एक आसान, जुनूनी आइडिया पर फोकस किया। नतीजा, वो एक ठीक-ठाक टीम से एक महान चैंपियनशिप जीतने वाली टीम बन गए। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, जब हम महानता की ओर बढ़ते हैं तो ये प्रोसेस हमें थकाता नहीं, बल्कि और ज्यादा एनर्जी देता है। ये हमें जिंदा दिल महसूस कराता है। असल में तो औसत दर्जे में फंसे रहना ही निराशाजनक होता है और हमारी सारी ऊर्जा खींच लेता है। तो आखिर में सवाल ही गलत है। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि महान क्यों बने। असली सवाल ये है कि ऐसा कौन सा काम है जिसके बारे में हम इतना सोचते हैं, इतना जुनून रखते हैं कि उसे महान बनाने की कोशिश करने से खुद को रोक ही ना पाएं। और ये पूरी चर्चा इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे लिए वाकई मायने रखता है, तो महान बनने की कोशिश करना कोई चॉइस नहीं रह जाती। वो तो एक स्वाभाविक नतीजा बन जाता है।